नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पोस्टर में आपको दिख रहा होगा, बिहार इलेक्शन 2025 लगभग इसके परिणाम आपके सामने आ चुके होंगे और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर इसके परिणामों में क्या उलटफेर हुए, कैसे कैसे हुआ, सारा मामला क्या है और आगे की राह क्या है राजनीतिक पार्टियों के लिए वगैरह ध्यान रख लीजिएगा। लगभग सूचनाएं हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कैसे कैसे हुआ था। तो आप जानते हैं बिहार में चुनाव की घोषणा हुई थी और इसके बाद में बिहार रिजल्ट के इलेक्शन है। बिहार रिजल्ट के इलेक्शन आए हैं रिजल्ट के उस दिन से कहा जाता है कि विपक्ष कुछ राजपाल यादव की आवाज में कह रहा है कि पता नहीं कुछ मुंह में घुसेड़ा, गले तक ले गई, फिर नाक से बाहर निकाला और इसके बाद तो मेरी बत्ती गुल हो गई। शर्ट फटा, बनियान फटा, कच्चा हो गया तार तार। इस बार बन रही है एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार या फिर एनडीए की सरकार। तो कि इसी तरह का माहौल है और आखिर ये माहौल बना कैसे उसके बारे में अपन पूरी पूरी चर्चा करते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, जब बिहार में चुनावों की घोषणा हुई थी तब कहा जाता है ओपिनियन पोल जारी किए गए थे और जब ओपिनियन पोल जारी किए गए थे तो तब कहा जाता था कि कैसे कैसे या कौन कौन जीत सकता है, कैसे किसकी सरकार बन सकती है। सबसे पहले कहा जाता है कि ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसको लेकर था और उसमें कहा जाता है कि 33.9% लोग थे वो कहीं कहीं नीतीश कुमार जी को पसंद करते थे, 39% लोग आपके तेजस्वी यादव को पसंद करते थे। मतलब ये तय था कि लगभग महागठबंधन जीतेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर भी देखिएगा कि 110 सीटें आ रही थी आपके, स्पेशली वो एनडीए की आ रही थी। 98 और 24 सीटें जो आ रही थी वो महागठबंधन प्लस जनसुराज पार्टी की आ रही थी और ऐसी कंडीशन में ये अपेक्षा की जा रही थी जनसुराज और महागठबंधन दोनों मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो इस तरह से बिहार में जो सरकार बनती हुई दिख रही थी ओपिनियन पोल में वो महागठबंधन की बनती हुई दिख रही थी, एनडीए की बनती हुई दिख नहीं रही थी। एनडीए को पूर्ण बहुमत तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। ठीक है, फिर जैसे जैसे दिन हुए, चुनाव हुए और कहा जाता है चुनाव होने के बाद में एग्जिट पोल आए। इन 20-30 दिनों में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया और बहुत कुछ परिवर्तित हो गया तो कहा जाता है सभी लोगों ने कहा कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जिसको मिल नहीं रहा था उसको पूर्ण बहुमत मिल रहा है और महागठबंधन लगभग है वो 30 सीटें कम प्राप्त कर पा रहा है। ठीक है, तो जो पहले का 100 का आंकड़ा था वो 70 पर लगभग आ गया और इनकी 110 के आसपास सीटें मिल रही थी वो आपके 140 तक आ गई। तो प्लस 20 दिनों में इतना फेर बदल गया कि 30 सीटें और ज्यादा लाएंगे ये पता लगा। इसके बाद कहा जाता है फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट आया, इसमें कहा जाता है कि सारे राजनीतिक के कह रहे थे कि एनडीए है वो लगभग 140 सीट लाएगा, लेकिन चमत्कार हो गया और चमत्कार कुछ इस तरह से हुआ है कि एनडीए ने आज तक के इतिहास में सेकंड नंबर लार्जेस्ट सीटें प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई है। लगभग 202 सीटें मिली, लगभग क्या फाइनली मिली है तो 202 सीटें मिली है। जो महागठबंधन 100 सीटें लाने वाला था वो -70 के साथ 34 सीटें रह गई। जो जनसुराज पार्टी लगभग 24 सीटें लाने वाली थी उनकी सीटें जीरो हो गई और इस तरह आज का गणित यह है कि एनडीए ने 202 सीटें जीती है जिसमें 89 सीटें बीजेपी ने, जदयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी ने 85 सीटें, चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटें जीती है, बाकी जीतन राम मांझी वगैरह है और टोटल 202 सीटें हुई है। इस तरह से पूरा गणित चला है। अब ऐसा क्या हुआ जिसके कारण नीतीश कुमार जी या एनडीए है वो इतना ज्यादा सीटें ले आया और महागठबंधन इतना पिछड़ गया, जो सत्ता में आने वाला था फिर भी इतना पिछड़ गया। तो उसके मुख्य मुख्य कारण क्या रहे, सबसे पहले हम इस पर बात कर रहे थे कि जब इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों की शासन में जो भी रहता है उसके प्रति नाराजगी रहती है, वो सब था। इसके बाद भी ये 100 सीटें ज्यादा लाने में कामयाब कैसे हुए, आखिर लोगों ने उन पर भरोसा कितना जताया या फिर इतना भरोसा कैसे जताया, ध्यान रख लीजिएगा। तो लगभग नीतीश कुमार जी की सरकार रही है वो 20 साल तक रही है, 2004 से है। जब जब भी कई बार कोशिश हुई कि पार्टियां बदली लेकिन लगभग मुख्यमंत्री यही रहे। कई बार पलटी मारी, चाहे उस दल के साथ जुड़े राजद के साथ तो भी मुख्यमंत्री यही बने और एनडीए के साथ रहे तो भी मुख्यमंत्री यही बने और एक नया नैरेटिव सेट किया कि बिहार में भले ही सत्ता में कोई भी आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। ठीक है, सत्ता भले ही किसी की भी आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, एआईएमआईएम की आ जाए, बीएसपी की आ जाए या फिर कोई नई पार्टी बनी ही नहीं आज तक उसकी आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ध्यान रख लीजिएगा, ये नैरेटिव सेट हुआ। एंटी इनकम्बेंसी भी रही, लोगों की नाराजगी भी रही,
फिर भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे काम किए जो वास्तव में काबिले तारीफ थे, जिनके कारण ये सत्ता में वापस लौटे। और उसमें कुछ कुछ ऐसे काम है, जैसे नीतीश कुमार के 20 सालों के कैरियर में एक भी घोटाले का दाग नहीं लगना। पहले जमाने में क्या होता है कि लालू यादव थे, उन पर चारा चोर वगैरह कई सारे घोटाले के टैग लगे हुए, वो बिल्कुल भी 20 सालों में इस आदमी ने खुद को इतना रखा। भ्रष्टाचार भारत में अनिवार्यतम अंग है, होता भी है, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन खुद की बेदाग छवि रखी। ये सबसे बड़ी बात होती है कि 20 साल तक कोई सत्ता में रहे और खुद की बेदाग छवि रखे, तो वास्तव में लोग उसको पसंद करेंगे इसे ही। तो इसलिए कहा जाता है कि लोगों ने भरोसा किया कि भाई वास्तव में मुख्यमंत्री है वो लोगों के लिए है और जननायक है, इन्हें वापस लाना चाहिए, और इसीलिए इनको बिहार का बाबू और बिहार के मसीहा की उपाधि इन्हें नीतीश कुमार को दी गई है। दूसरा क्या कारण रहा, तो पहले कहा जाता है कि लाइट आती नहीं थी, सिर्फ आपके बल्ब और ट्यूबलाइट जलने के लिए नहीं थे, वो शोकेस के रूप में रहते थे घरों में, कि भाई कोई आए तो देखे कहाँ इनके घर में ट्यूबलाइट है, वो जलती नहीं थी। काम हमेशा लालटेन से ही होते थे। इन्होंने कहा जाता है 24 घंटे की बिजली व्यवस्था उपलब्ध करवाई और 24 घंटे तक रेगुलर बिजली रहे ऐसा प्रबंध किया। लाइटें जानी ही बंद हो गई, और जब लाइटें ही जानी बंद हो गई तो लोगों ने सोचा कि अब लालटेन का काम ही क्या है, उसको हटा देते हैं, और उन्होंने फिर लालटेन लाने की वापस सोची ही नहीं। तीसरा और कारण क्या रहा, तो बिहार अक्सर जंगल राज के लिए बदनाम है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, ये मान सकते हो। ये आगे बताएंगे जंगल राज होता क्या है। तो लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, किसी से भी फिरौती, अपहरण, हत्या, ये तो सारी आम बातें थी। आम बातें का मतलब जैसे अपन कहते हैं भारत में भ्रष्टाचार है, वैसे ही वहां कहा जाता था फिरौती, अपहरण, हत्या होती है। और बिहार का पर्यायवाची थे ये सारे शब्द, कि किसी को भी कह दो कि फिरौती, हत्या, अपहरण, तो उसका आंसर आता था निकल के बिहार। ध्यान रख लीजिएगा, इतना बेकार स्टेट था। और जब इतना बेकार स्टेट था तो स्वाभाविक है उसको सुधारने का काम किया वो नीतीश कुमार जी ने किया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मेंटेन किया। आज ये कंडीशन है कि सबसे अच्छा राज्य यूपी के बाद अगर माना जाता है तो वो बिहार माना जाता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है। एक जरा भी रेप केस वगैरह बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत कम उनका क्राइटेरिया। एक अकेली महिला भी वहां पर चल फिर सकती है, रात को रोड पर, सड़क पर निकल सकती है, ये पहले जमाने में मौजूद नहीं था। ठीक है, तो सभी महिलाएं हैं, उन्होंने माना वास्तव में कि इससे अच्छा शासन बढ़िया हो नहीं सकता है, और इसीलिए उन्होंने भर भर के वोट दिए, वो इन्हीं को दिए। ध्यान रख लीजिएगा। और चौथा एक मुख्य कारण है, जब चुनाव हो रहे थे तब एक योजना में लगभग कहा जाता है कि 10,000 रुपए प्रति महिला के खाते में गए। जैसे ही प्रति महिला के खाते में गए और उनको पहली बार किसी से मांगने नहीं पड़े, विशेषकर पति से नहीं मांगने पड़े, पहली बार उनको जीवन में एहसास हुआ कि आत्मनिर्भर हुई हूं। और जब महिला को एहसास होता है कि आत्मनिर्भर हो गई हूं, तो वो फिर किसी को भी गांठना ही छोड़ देती है। ठीक है, तो उन्होंने अपने पति को भी नहीं गांठा। पति अगर राजद को वोट देता था तो कई सारे ऐसे वीडियो है जिसमें उन्होंने आधार कार्ड, पासपोर्ट ही छीन लिया या वोटर आईडी ही छीन ली, वोट ही नहीं डालने दिया, और केवल महिलाओं ने मतदान किया। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, और महिलाओं ने पूछड़ा पकड़ा, वो सीधा सीधा नीतीश जी का पकड़ा, और यही कारण है कि आपके नीतीश बाबू विजयी हुए। इन सारों के अलावा अगर सबसे बड़ा रोल निभाया तो विपक्ष ने निभाया इतनी सीटें लाने में, कि विपक्ष पूरी तरह से अपने एजेंडे को लागू करने में नाकामयाब रहा। कुछ विपक्ष की ऐसी गलतियां थी जिन्होंने इनको मुद्दे में उठाया, या फिर विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं उठा पाया जिससे नीतीश कुमार और एनडीए को घेर सके, और यही कारण रहे इनके सीट लाने के। अब नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं आखिर आपके ये विपक्ष है वो कहा जाता है कि इतना असफल क्यों हुआ। तो ये सारे आपको दिख रहे होंगे, सारे राजनेता ही हैं, इनमें तो कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आखिर इतने विफल क्यों हुए, ठीक है, तो उसके कुछ कुछ कारण हैं। इनका एक टैगलाइन जिंदगी भर में लगा हुआ है, इसके कारण तेजस्वी यादव हमेशा विफल है, और वो है लालू राज का जंगल राज, या लालू यादव का जंगल राज का टैग। इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे, लेकिन लोग इन पर यकीन नहीं कर रहे। अब जंगल राज है क्या, उसके बारे में अपन आगे बात कर लेते हैं। ये हमारे भारत के भावी प्रधानमंत्री, जिनको कह सकते हैं आदरणीय राहुल जी गांधी, अब कहा जाता है कि ये भी विपक्ष वाले मुद्दे बुनाने में असफल रहे, या फिर जो मुद्दे उनको उठाने चाहिए थे वो कभी उठा ही नहीं पाए। सीधा सीधा मुद्दा ये उठाना चाहिए था, पहला मुद्दा, कि नीतीश कुमार की अब आयु हो चुकी है। वो खुद ही भूल जाते हैं कि वो सीएम है, उनको याद दिलाना पड़ता है।
और अगर ऐसा व्यक्ति सीएम रहेगा तो 100% एफिशिएंसी के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। हम युवा हैं तो युवा का इनको विकल्प देना चाहिए था, लेकिन ये इस मुद्दे पर आए ही नहीं, लड़े ही नहीं। दूसरा एक अच्छा सा मुद्दा और था एनडीए को घेरने का कि दिल्ली का आपके वायु प्रदूषण सूचकांक बहुत ऊपर जा चुका था। अगर उस पर घेरे होते, रैलियां निकाली होती तो शायद कुछ सीटों का फायदा होता। कहीं वो मुद्दा आया ही नहीं। बीजेपी के जो घेरने के मुद्दे होते हैं वो कहीं नहीं आए और उल्टा ये चुनाव आयोग को घेरते रहे जो एक संवैधानिक संस्था है। पहली तो ये गलती यहां पर कर बैठे। दूसरी गलती आखिर इन्होंने कहां पर की उसके बारे में बात कर देते हैं। तो ये मानते हैं कि मैं गांधी परिवार से हूं, मेरे से पहले 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हैं और गांधी परिवार में जो भी जन्म लेता है उसका निरंतर भाग्य होता है या फिर भारत के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उसको प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचाए। चाहे मैं पहुंचूं या नहीं पहुंचूं ये भारत के लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ये अपना विजन भारत के लोगों को समझाने में सफल नहीं हुए और यही कारण है कि ये भी चुनाव हार गए। मैं मुहिम से कहना चाहूंगा स्पेशली कि आप हमें अपना विजन बताइए, भारत के लोगों को समझाइए। बस इस पर मत छोड़िए कि तुम भारत में रह रहे हो इसलिए गांधी परिवार को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना स्पेशली तुम्हारा कर्तव्य बनता है। हम जानते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कम से कम 2025 की बात कीजिए। आप 3025 ईस्वी की बात करने लग जाते हो तो वो हमारे समझ में ही नहीं आती है और फिर हम सोचते हैं कि यार इतना माथा कौन लगाए, क्योंकि समझना भी तो पड़ता है। इतना नहीं समझ पाते हम भारतीय लोग आपकी बातें, तो थोड़ा सा हमें समझाइए अच्छी तरह से, आपके विजन को बताइए ताकि निश्चित रूप से वोट दे सके और उस परंपरा, महान परंपरा का निर्वहन कर सके जो यहाँ पर है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये हुई है कि जंगल राज शब्द इस चुनाव में बहुत ज्यादा चला और जंगल राज चुनाव बहुत जबरदस्त चला। उसका कारण क्या है? तो कहा जाता है कि 2004 से पहले आपके लालू यादव का शासनकाल था, चारा घोटाले में जेल गए तो अपनी पत्नी को सिंहासन पर बिठाया था जिनका नाम था राबड़ी देवी। 8-9 बच्चे हैं वो तो आप जानते ही हो। अपन फिलहाल चर्चा कर लेते हैं वो एक राज की कर लेते हैं जिसका नाम है जंगल राज। अब आपको लग रहा होगा कि छुटपुट ऐसी कुछ कुछ घटनाएं हुई होगी, लॉ एंड ऑर्डर में फेल हुआ होगा, स्पेशली किसी के पेट से लूटे गए होंगे, कोई 1-2 हत्या या अपहरण की घटनाएं होगी और उसमें पुलिस वालों ने शायद कार्रवाई नहीं की होगी तो इसलिए ये जंगल राज कहा जाता है। बिल्कुल आपकी थिंकिंग ही गलत है। इसको जंगल राज की उपाधि देने के पीछे कारण क्या है ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, ये मैंने बोर्ड पर लिख रखी है, जिसमें एक आध घटना का मैं विस्तृत वर्णन करूंगा, बाकी आप ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। पहली घटना है शिल्पी गौतम हत्याकांड, दूसरी घटना है चंपा विश्वास रेप कांड, तीसरी घटना है आदित्य साहू अपहरण कांड, चौथी घटना है श्रृंगारपुरी कांड, पांचवी घटना है अपहरण कांड और छठी घटना है जहानाबाद जेल ब्रेक घटना। ठीक है, ये सारी घटनाएं हैं वो राबड़ी देवी के और लालू यादव के शासनकाल में हुई है और उसमें से सबसे बड़ी ये ऐसी ऐसी तो और कई घटनाएं हैं, अगर गूगल पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इनमें से 1-2 घटनाएं हैं वो विशेषकर है। कहा जाता है एक शिल्पी, एक लड़की थी, स्पेशली नाम से ही स्पष्ट होगा, मिस पटना रह चुकी थी और मिस पटना रह चुकी थी इसका मतलब यह है कि बहुत ब्यूटीफुल रही होगी, इंटेलिजेंट रही होगी, कंटेस्टेंट रही थी और मिस पटना रही थी। उसके एक दोस्त थे जिनका नाम था गौतम, आपके स्पेशली इंग्लैंड में इनका परिवार रहता था और ये डॉक्टर के बेटे थे, राजद से जुड़े थे, मतलब इनकी पार्टी से जुड़े थे। और कहा जाता है कि एक बार पार्टी की मीटिंग हुई थी तो उसमें गौतम जो थे वो कहा जाता है शिल्पी को साथ लाए थे। ये इनकी गर्लफ्रेंड थी स्पेशली, या फिर इनकी दोस्त थी ये कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता कि ये इनकी दोस्त थी और इनको देखा था वो साधु यादव ने देखा था जो कि आपके स्पेशली भाई थे राबड़ी देवी के। ठीक है, इनको लगा कि यार बहुत अच्छी है, मन आ गया होगा और मन आया, यहां तक कोई बुराई नहीं थी, लेकिन बुराई इसके बाद थी कि कहा जाता है कि इन्होंने इसका अपहरण करवाया शिल्पी का। स्पेशली एक कहा जाता है कि अपने फार्म हाउस था वहां पर इसको ले गए, ये गौतम को पता लगा और जैसे ही गौतम को पता लगा तो गौतम भी किसी तरह उस फार्म हाउस पर पहुंचे। जब शिल्पी को ले जाया गया था तो तब एक राजद के प्रमुख नेता ने कहा था गौतम आपसे वहां पर इंतजार कर रहे हैं और मिलना चाहते हैं, और कहा जाता है कि वहां पर ये गए। फिर कहा जाता है कि इसका ब्रूटल रेप हुआ शिल्पी का, और कहा जाता है कि 2-3 दिनों बाद वहां पर एक नाले में पड़ी, मतलब कार में, नाले में कार पड़ी थी और कार में इन दोनों की
लाश मिलती है। यही पूरा हत्याकांड है, वो शिल्पी गौतम हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिटिंग मुख्यमंत्री के भाई ने एक ब्रूटल रेप किया। कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट मामला सुर्खियों में उठा, और फिर कहा जाता है कि दो व्यक्ति थे, आदिल खान नाम के और एक और था जुमैन खान, उन्होंने अपराध स्वीकार किया। ठीक है, सबूत नहीं मिले, इसलिए कहा जाता है कि ये बाद में बरी हो गए, लेकिन कोर्ट में केस बहुत ज्यादा चला था। ठीक है, तो ये एक घटना होगी। चलो एक आध घटना ऐसी हो जाती है, अपन भी मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी घटना थी वो बहुत जबरदस्त थी, जिसका मैं एक लेडी है जिसका नाम चंपा विश्वास है। हुआ क्या था, तो वहां पर एक नव नियुक्त कलेक्टर वहां पर बिहार में पोस्टिंग के लिए गए थे, जिनका नाम था बीबी विश्वास। ये आईएएस थे, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप इस घटना को ढूंढोगे, चंपा विश्वास रेप कांड, तो वो गूगल पर पूरी पूरी अवेलेबल है, ध्यान रख लीजिएगा। और बीबी विश्वास थे, वो कहा जाता आईएएस थे, और आईएएस थे तो अपनी पोस्टिंग थी वो उनकी बिहार में पटना में हुई थी। वो वहां पर गए थे, तो उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनकी मां थी और उनकी एक भतीजी थी। अब ये ठीक ठाक घटना, आईएएस है, वहां पर गए हैं और अपने परिवार सहित गए हैं, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसी पहल की थी जो इस जंगल राज को रोके, जो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री को वगैरह को पसंद नहीं आई। जब पसंद नहीं आई तो कहा जाता है कि धमकियां मिलने लगी। शायद ये नितांत कर्मठ आदमी होंगे, या फिर नेक्स्ट आगे हो सकता है कि सिद्धांतों वाले होंगे। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक दिन घर पे कोई नहीं था, और कहा जाता है कि मृत्युंजय यादव, जो आरजेडी की तत्कालीन आपके मंत्री थी, समाज कल्याण मंत्री हेमलता यादव, इनके बेटे थे, वो कहा जाता है कि इनके घर पे आए। जब आईएएस साहब थे वो आपके ऑफिस में थे, अब ये घर पे आए, घर पे चंपा विश्वास अकेली थी, और कहा जाता है कि वहां पर रेप हुआ। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि रेप किया होगा 100%। ठीक है, हो सकता है ऐसा कर दिया होगा, बाहुबली होंगे। तो नेक्स्ट आगे चंपा विश्वास को थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। कहा जाता है कि ये नेक्स्ट आगे चंपा विश्वास अगले दिन थाने गई, थाने में रेप कांड की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया सभी ने। ठीक है, कहा जाता है कि उसने ये बात अपने पति को बताई, जिसका नाम बीबी विश्वास था। बीबी विश्वास ने डीआईजी तक मुलाकात की, लेकिन किसी ने भी इस घटना को रेप की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। शाम तक पता चला कि ये पुलिस के पास गए हैं दोनों, तो कहा जाता है कि इनकी भतीजी जो थी उसको उठा लिया गया और उसको काटने मारने की बात की गई। अब पूरा परिवार डर गया, फिर भी इसको लगा चंपा विश्वास को कि मैं कहीं तो न्याय मांग सकती हूँ। तो कहा जाता है कि वहीं पर आरजेडी के सदस्यों की बैठक हो रही थी, जिसमें सारे लोग आए हुए थे, उनके मंत्री, सरकार पूरी आई हुई थी, ये ध्यान रख लीजिएगा। और चंपा विश्वास वहां पर आपके न्याय मांगने के लिए गई। कहा जाता है कि जहां पर यह मीटिंग हो रही थी उसी के जस्ट सामने वाले कमरे में मृत्युंजय यादव ने फिर इस लेडी के साथ रेप किया, ध्यान रख लीजिएगा। और सीधा सीधा कहा कि ये तुम्हारी सजा है। ठीक है, और इतना ब्रूटली तरीके से रेप किया कि इसका गर्भ ठहर गया। बाद में कहा जाता है कि मृत्युंजय यादव ने अपने डॉक्टर लाकर स्पेशली इनके घर पे वो गर्भ गिराया गया। सोचिए कितनी बेबसी रही होगी इस फैमिली की, या इन दोनों पति पत्नी की। कहा जाता है कि बाद में ये मृत्युंजय यादव थे, वो कई बार इनके घर पे आए, जब बीबी विश्वास होते थे तब आते थे। कई सारे लोग थे जो इनको पकड़े रहते थे, या फिर इनके डरा धमका कर मृत्युंजय यादव कमरे में जाते थे, और बलात्कार की घटनाएं चंपा विश्वास के साथ इनकी उपस्थिति में होती थी। इससे बड़ी दयनीय कंडीशन कोई हो नहीं सकती है। आपके दिमाग में फिर हो रहा होगा कि या तो इसको मार देते, ठीक है, या फिर खुद मर जाते। इन्होंने भी प्रयत्न किया था, ध्यान रख लीजिएगा, कि एक बार इसको मार दूं यूं प्रयत्न किया था। तो कहा जाता है कि इनकी नौकरानी को उठा लिया गया, ठीक है, और इनकी मां थी स्पेशली, उसको वहां से उठाया गया और उन दोनों के साथ फिर रेप हुआ। कितनी बड़ी घटना थी। और नेक्स्ट आगे ये कहा गया कि तुमने कुछ भी करने का साहस किया, अगर तुम मर भी गई तो तुम्हारे पति या तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर तू मर गया तो तुम्हारे परिवार को फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ये परिवार 2 सालों तक इतनी बेबसी के साथ जीता रहा, एक आईएएस होकर जीता रहा। सबसे बड़ी बात यह है, कहा जाता है कि ये कंप्लीटली बहुत 2 सालों तक चलता रहा। 2 से 3 बार इनका गर्भपात करवाया गया चंपा विश्वास का, और एक तरह से रेप दर रेप होते रहे, और ये सिर्फ देखते रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। जब एक आईएएस तक उसकी 2 साल तक पत्नी से
एक आईएएस की पत्नी का 2 साल तक रेप होता रहा, तो आप ही अनुमान लगाइए फिर कि आखिर उस राज्य की कानून व्यवस्था कैसी होगी। कानून का एक सुप्रीम लीडर है, जिले में आईएएस होता है, और उसके साथ अगर घटना हो रही होगी तो फिर आम लोगों में किस तरह से जिंदगी चल रही होगी, या आम लोगों के क्या हाल हो रहे होंगे। और इसी घटना को कहा गया है, वो आपके ये जंगल राज कहा गया है, जहां पर आपके स्पेशली कानून व्यवस्थाएं थी ही नहीं। इसके अलावा मीसा भारती की जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई, हजारों गाड़ियां शोरूमों से लूट ली गई, ठीक है। आदित्य साहू अपहरण कांड हुआ, श्रृंगारपुरी कांड हुआ, जिसमें अनिल शर्मा है, उस वो एक अभियुक्त था, अपराधी था बहुत ज्यादा, और उसको एक मंत्री के घर से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जहानाबाद जेल ब्रेक कांड हो गया, जिसमें नक्सलवादी छुड़ा लिए गए स्पेशली जेल से। तो ये ऐसी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल था ही नहीं, उसी को आपके स्पेशली कहा जाता है, वो जंगल राज कहा जाता है। अब ऐसे जंगल राज का जब मुद्दा उठा, तो जो लोगों ने इनको देखा था प्रत्यक्ष घटनाओं में, या जिन लोगों ने सुना था इसको, वो बिल्कुल डर गए और उन्होंने संकल्प लिया कि कभी भी ऐसी सरकार आनी नहीं चाहिए। और इसीलिए इस जंगल राज के टैग के कारण तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वहां पर जाति व्यवस्था, यादव का मुख्यमंत्री होना, वो बहुत मायने रखती है। लेकिन इससे भी ज्यादा लोगों को लगा कि जाति वाति चलती रहेगी, हमें ये सुशासन उपलब्ध होना चाहिए। और उनको लगा सुशासन अगर देने में सक्षम है, तो वो आपके यही व्यक्ति देने में सक्षम है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। और इसी का परिणाम है आपके कि स्पेशली ये जो शासन है, सत्ता है, वो लोकतंत्र में पुनः नीतीश कुमार को सौंपी गई। आगामी में मुख्यमंत्री पद की ये शपथ लेंगे लगभग 20 तारीख के आसपास। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा शासन बिहार में चले, और भी ज्यादा उन्नति करे, और भी ज्यादा अच्छा लोगों को न्याय मिले, लोकतंत्र में लोगों की आस्थाएं जगे। बहुत बहुत धन्यवाद।